ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि नाग अश्विन ने कल की 2898 मूवी के साथ इंडियन सिनेमा का फ्यूचर हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। बिकॉज कल तक जो बिलीव था कि इंडियन सिनेमा हॉलीवुड लेवल की फिल्में नहीं बना सकती, उस बिलीव को नाग अश्विन ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है अपने हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ। Will we ever make a film like Inception? First of all, I want to say I think Hollywood is far ahead of the rest of the world. Certainly India. तो 2015 में एस एस राजामौली ने बाहुबली मूवी के साथ एक नया रेवोल्यूशन लाया था कि बड़ी स्केल वाली फिल्में इंडियन सिनेमा भी बना सकती है। साथ ही साथ एस एस राजामौली ने इंडियन स्टोरी को ग्लोबल स्केल पर रिप्रेजेंट करके अप्रिशिएशन अर्न किया। एंड अब 2024 में नाग अश्विन एक और रिवॉल्यूशन लेके आए इंडियन सिनेमा के लिए कि इंडियन सिनेमा भी हैवी वीएफएक्स वाली फिल्में बना सकती है एंड उनके फिल्म में इतना पोटेंशियल है कि वो इजीली हॉलीवुड फिल्म को टक्कर दे सकती है। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे इंडियन विजनरी डायरेक्टर्स इंडियन सिनेमा को ग्लोबली नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आएंगे। एंड आज के टाइम में जिस तरीके से हम हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पिरेशन लेते हैं एंड उन्हें एज अ बेंचमार्क सिनेमा कंसीडर करते हैं, उसी तरीके से आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा का भी सेम रेपुटेशन होगा। बट फिलहाल के लिए हम डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से नाग अश्विन ने इंडियन सिनेमा का फ्यूचर चेंज किया। When Nagi came and explained to me the idea, for a long time after he'd left, I was thinking to think of something like this. It was absolutely something outrageous, and with some of the visuals that you've seen just now, it's just unbelievable. Hello America, thank you so much for the great response. 1000 से कम नहीं, फुल पैसा वसूल, हॉलीवुड से कम नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मूवी बहुत अच्छी है। बट सबसे पहले हम नाग अश्विन की थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लेते हैं। बिकॉज कल तक जिन्हें कोई जानता पहचानता नहीं था, आज उन्हें लोग एस एस राजामौली के साथ पोटेंशियल कैंडिडेट कंसीडर कर रहे हैं महाभारत को डायरेक्ट करने के लिए। तो नाग अश्विन बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। उनका बर्थ 23 अप्रैल 1986 को हुआ है। नाग अश्विन के फादर जयराम रेड्डी एंड नाग अश्विन की मॉम जयंती रेड्डी दोनों बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। और नाग अश्विन की एक छोटी बहन है निखिला रेड्डी एंड वो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। सो नाग अश्विन ने अपनी अर्ली एजुकेशन हैदराबाद से कंप्लीट की है और इस वजह से स्कूल डेज के टाइम पे राणा दगोवती नाग अश्विन के क्लासमेट हुआ करते थे। फिर इसके बाद नाग अश्विन ने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है मास कम्युनिकेशन में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से। अब नाग अश्विन का जो इंटरेस्ट था वो था फिल्म मेकिंग में, तो इसलिए उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ज्वाइन की फिल्म मेकिंग के आर्ट को अच्छे से सीखने के लिए। सो फिल्म मेकिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद नाग अश्विन ने काफी वक्त यूएस में ही काम किया, कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाए एंड वहाँ पे नाग अश्विन की लाइफ ठीक ठाक ही चल रही थी। बट वन फाइन डे स्वदेश मूवी एंड उसके गाने से नाग अश्विन को फील हुआ कि लेट्स गो बैक टू आवर रूट, इंडिया जाकर काम करते हैं एंड वहाँ के रूट से जुड़ी हुई कहानियां बनाते हैं। सो Thanks to A.R. Rahman, basically. There's a movie called Swadesh, you guys know, and so there's this song where it's like, you know, ये जो देश है, and you know, मिट्टी की जो खुशबू, he's like so emotional. And I'm sitting in New York and I'm listening to this, you know, and I'm missing home food. I think mostly it's home food, I think. And then I get all patriotic and get Air India window seat or whatever, and then I come back. सो इस तरह स्वदेश मूवी ने इंस्पायर किया नाग अश्विन को वापस इंडिया आकर काम करने के लिए एंड बहुत सारा लव एंड रिस्पेक्ट स्वदेश मूवी के मेकर्स के लिए। बिकॉज अगर आप स्वदेश मूवी के सॉन्ग से कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे ना, तो काफी लोगों ने अपने सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किए कि वो इंस्पायर हुए अब्रॉड से वापस इंडिया आकर काम करने के लिए। नाउ बैक टू टॉपिक। तो इंडिया आने के बाद नाग अश्विन के लिए चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी। बिकॉज नाग अश्विन का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्हें इनिशियल डेज में वर्क पाने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंड इसी दौरान नाग अश्विन ने काफी अलग अलग जॉब्स भी किए। बट फिर 2008 में नाग अश्विन को अपना पहला ब्रेक मिलता है एज असिस्टेंट डायरेक्टर तेलुगु मूवी नीनू मीकू तेलुसा में। फिर 2010 में नाग अश्विन फिर से एक बार एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड एंड क्लासमेट राणा दगोवती की डेब्यूट मूवी लीडर में। फिर इसके बाद 2012 में नाग अश्विन अपनी अगली फिल्म करते हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड इन तीनों ही फिल्म में नाग अश्विन ने माइनर सपोर्टिंग एक्टर रोल भी किया है। अब फाइनली 2015 में नाग अश्विन की डेब्यूट मूवी रिलीज होती है येवड़े सुब्रमण्यम एंड इस फिल्म के स्टारकास्ट में नानी एंड विजय देवरकोंडा थे। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट था अ मैन ऑन अ जर्नी टू फाइंड हिमसेल्फ एंड अगर बॉक्स ऑफिस मेट्रिक वाइज देखा जाए तो फिल्म एक डिसेंट सक्सेस थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रियंका दत्त एंड स्वप्ना दत्त ने, जो कि वैजंती मूवीज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं प्रियंका दत्त जो है वो फिल्म की प्रोड्यूसर होने के साथ साथ नाग अश्विन की वाइफ भी है एंड इन दोनों ने ये 2015 में ही शादी की एंड इनका एक बेटा भी है। फिर ये 2016 में नाग अश्विन ने अपनी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट किया जिसका टाइटल था महानटी एंड ये बेसिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली थी इंडियन एक्ट्रेस सावित्री की लाइफ के ऊपर। तो जैसे ये एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली थी एक रियल पर्सनैलिटी के ऊपर, तो इसलिए नाग अश्विन ने इस मूवी के रिसर्च के लिए पूरे 6 महीने लगाए ताकि वो सावित्री की लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी एस्पेक्ट को मिस ना कर पाए। तो ये फिल्म बनकर 2018 में रिलीज होती है एंड ये फिल्म ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आती है एंड ये फिल्म एक कमर्शियल हिट बन जाती है 25 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 83 करोड़ का कलेक्शन करके एंड इसी के साथ ये उस टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल सेंट्रिक फिल्म भी बन जाती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु एंड महानटी मूवी के साथ ही नाग अश्विन को अपना सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है इंडस्ट्री में और काफी सारा मेन स्ट्रीम अटेंशन में मिलता है। और महानटी मूवी के बाद से काफी लोगों को नाग अश्विन में पोटेंशियल दिखा टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर तेलुगु सिनेमा। अब किसी भी बड़े हिट के बाद
उस डायरेक्टर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए काफी लोग एक्साइटेड होते हैं, उसी तरीके से नाग अश्विन के अगले प्रोजेक्ट के लिए भी एक्साइटमेंट थी। तो 2020 में नाग अश्विन अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं जिसका वर्किंग टाइटल था प्रोजेक्ट के। एंड इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही इस फिल्म को काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलता है, ना कि सिर्फ तेलुगु ऑडियंस का बल्कि पैन इंडिया लेवल पे इस मूवी को काफी ज्यादा अटेंशन मिलता है। एंड इसका प्राइमरी रीजन था इस फिल्म का विजन, इसका बजट एंड इसकी स्टार कास्ट। अब ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने के साथ साथ एक काफी रिस्की प्रोजेक्ट भी था, बिकॉज ये 600 करोड़ के ग्रैंड बजट पे बनाई जा रही थी। एंड ये वो टाइम था जब सभी हाई बजट के बेट्स प्रभास पे लिए जा रहे थे। बट अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हाई बजट फिल्म के साथ सिर्फ जस्टिस एस.एस. राजामौली ने किया है। तो ऐसे में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना नाग अश्विन के विजन में ये अपने आप में काफी बड़ा रिस्क था। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर वैजयंती मूवीज उनका होम प्रोडक्शन नहीं होता तो शायद ही कोई प्रोडक्शन हाउस नाग अश्विन के विजन पे 600 करोड़ इन्वेस्ट करता। सो हर एंगल से देखा जाए तो कल्कि 2898 AD एक काफी बड़ा रिस्क था, बिकॉज आदिपुरुष के बाद अगर कल्कि 2898 AD भी फेल होती बॉक्स ऑफिस पे तो इंडियन सिनेमा में कोई भी प्रोड्यूसर इतना बड़ा बजट किसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए नहीं लगा था, एंड ना ही किसी यंग डायरेक्टर के बड़े विजन पे। इसके अलावा कल्कि 2898 AD जिस जॉनर की फिल्म थी साइफाई, उसके लिए इंडिया में मार्केट सिर्फ 400 से 500 करोड़ का है, बिकॉज इंडियन मार्केट में इस जॉनर की फिल्मों का जो हाईएस्ट कलेक्शन था वो 400 करोड़ के आसपास का है, जो कि एवेंजर्स एंड गेम का था। इवन ब्रह्मास्त्र मूवी ने भी 400 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। और जब ऐसी फिल्मों के लिए मार्केट ही 400 से 500 करोड़ का है एंड अगर आप 600 करोड़ इन्वेस्ट करके फिल्म बना रहे हो तो आप पागल ही हो। एंड एक टाइम पर मुझे भी ये फीलिंग आई थी क्या इंडियन ऑडियंस कल्कि 2898 मूवी को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, बिकॉज ये रेगुलर मास मसाला फिल्म नहीं होने वाली थी। एंड टू बी ऑनेस्ट कल्कि 2898 मूवी के अंदर इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी का जो कनेक्शन है उस वजह से मूवी अपना बजट रिकवर करके प्रॉफिटेबल बनी है। बट अगर आप वो एलिमेंट निकाल दोगे फिल्म से तो फिल्म अच्छी होने के बाद भी मैक्स से मैक्स 500 करोड़ का कलेक्शन करती, बिकॉज हर एक फिल्म टाइप के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, जिस वजह से लापता लेडीज मूवी प्रभास के साथ भी 500 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर सकती। एंड ये फैक्ट अनडिनाइबल है, आप कितना भी ट्राई कर लो। इसके अलावा कल्कि 2898 मूवी के ऊपर और भी प्रेशर था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अलावा। लाइक अगर ये मूवी फेल होती तो अगले 5-10 साल आपको कोई भी बड़े स्केल वाली एक्सपेरिमेंटल फिल्म देखने नहीं मिलती। बट कल्कि 2898 AD के सक्सेस के बाद अब आपको इमॉर्टल अश्वत्थामा भी देखने मिलेगी एंड शक्तिमान मूवी भी। एंड साथ साथ आने वाले टाइम में इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी को और भी एक्सप्लोर किया जाएगा एंड और भी कई सारी फिल्में बनेगी इन टॉपिक्स पर। लाइक कल्कि 2898 मूवी के बाद जेनजी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड है महाभारत एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही लार्ज स्केल में नहीं हुआ है, बट स्टिल सर्टेन अमाउंट में ये इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। एंड अब से इंडियन सिनेमा को भी सीरियसली लिया जाएगा ग्लोबल स्केल पर, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एस.एस. राजामौली का है। एंड अब से नाग अश्विन भी इसमें उनका साथ देंगे। सो कल्कि 2898 AD की वजह से अब काफी सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में देखने मिलेंगी हमें इंडियन सिनेमा की तरफ से। और साथ साथ ये भी प्रूफ कर दिया कि इंडिया के अंदर हर टाइप की फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बस इंडियन ऑडियंस के हिसाब से उन फिल्मों को बनाना चाहिए। सो आई होप कि अब इंडियन फिल्म मेकर्स कल्कि 2898 AD से इंस्पिरेशन लेके और भी एक्सपेरिमेंटल फिल्में ट्राई करें, ताकि वही मास मसाला फिल्मों को मिल्क करते रहे टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए उन टाइप की फिल्मों से। सो ये तो था मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के बारे में कल्कि 2898 मूवी के सक्सेस के बाद? क्या इंडियन सिनेमा सच में हॉलीवुड सिनेमा के साथ कंपीट करके ग्लोबली नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है, या फिर कल्कि 2898 AD एक वन हिट मिरेकल बन के रह जाएगा? बाकी दैट्स ऑल फॉर डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।